नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है, यह प्रकरण है संस्कृत भाषा की स्थिति, पोजीशन ऑफ संस्कृत इन इंडिया। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कही जाती है। जब यूरोप का अस्तित्व भी नहीं था, भारतीय मनीषी संस्कृत भाषा के विशाल वाग्मय के अंग प्रत्यंगों को अनेक अनेक विधाओं, दर्शनों, ललित कलाओं से सजाने संवारने में व्यस्त थे। उस समय संस्कृत एक भाषा ही नहीं, पारस्परिक संप्रेषण, अभिव्यक्ति, आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम थी। संक्षेप में भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत संस्कृत ही है। किंतु शताब्दियों के उत्थान पतन के बाद आज संस्कृत भाषा का क्या स्वरूप हो गया है, इसे शिक्षालयों में कितना महत्व प्रदान किया गया है तथा इसके आधार पर आगामी भविष्य की कैसी रूपरेखा हमें सामने प्रकट होती है, इन सभी पक्षों पर अनेक प्रश्न उठते हैं। इसलिए हमारा आज का प्रकरण है संस्कृत भाषा की स्थिति। लेकिन इससे पहले हम विद्वानों के दृष्टिकोणों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत के बारे में देखते हैं। संस्कृत में ही प्रख्यात भारतीय संस्कृति समाविष्ट है, अतः उसे समझने हेतु संस्कृत अध्ययन नितांत आवश्यक है। संस्कृत साहित्य में भारत के सुंदरतम अतीत की झांकी मिलती है। इसका अध्ययन हमारे लिए गौरवपूर्ण है। संस्कृत साहित्य बड़ा व्यापक है। भारतीय दर्शन, विज्ञान, ललित कलाओं, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि के अध्ययन के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत आवश्यक है। भारत में आज भाषा संबंधी समस्त विकास का जो स्रोत है वह संस्कृत भाषा ही है। भाषा वैज्ञानिकों की खोजों के आधार पर भी विश्व की जननी भाषा है संस्कृत ही है। संस्कृत के ही माध्यम से समूचे देश में राष्ट्रीय एकता कायम की जा सकती है। भारत भर की सभी भाषाओं की जननी भारतीय भाषा यानी कि संस्कृत है। मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास एवं बौद्धिक विकास हेतु संस्कृत ज्ञान नितांत आवश्यक है। नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा का एकमात्र ज्ञान संस्कृत नीतिज्ञों के ग्रंथों का उद्देश्य है, जो युगों तक मानव को नैतिक मूल्यों पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। और जब कभी भी आत्मिक शांति की आवश्यकता होगी, तब संस्कृत में रचित वेद, उपनिषद एवं उनका दार्शनिक चिंतन ही अंतिम शांति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार संस्कृत के महत्व को देखते हुए हम देखते हैं कि संस्कृत की पोजीशन क्या है, यानी कि स्थिति क्या है। तो इसके लिए 3 दृष्टिकोण है। प्रथम दृष्टिकोण, द्वितीय दृष्टिकोण और तृतीय दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण जो संस्कृत का ज्ञान अनावश्यक और हानिकारक समझते हैं, और द्वितीय दृष्टिकोण वे जो संस्कृत का ज्ञान अनावश्यक तो नहीं समझते, परंतु उसके अध्ययन के प्रति तटस्थ उदासीन है। और तृतीय दृष्टिकोण उन लोगों में वे विद्वान आते हैं जो संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ने पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम दृष्टिकोण। तो प्रथम दृष्टिकोण के राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, प्राचीन तथा अनभिज्ञता की कसौटी पर कसकर इसे नकारने का प्रयास करते हैं। अतः वे स्वयं तो इस भाषा की गरिमा से अपरिचित हैं ही, दूसरे अन्य मनस्क से वे इसके शिक्षण के भी विरोध की पताका भी उठाए रहते हैं। उनका यह भी आरोप है कि ये भाषा प्राचीन काल की कुलीन, ब्राह्मणों, उच्च वर्णों की भाषा है, जो कि वर्तमान के सामाजिक मूल्यों या सांस्कृतिक मूल्यों के प्रतिकूल है। अतः वे इस तथ्य के विरोधी हैं। संस्कृत भाषा के प्रति इन विद्वानों ने अपने उदागारों की अनेक रूपों में अभिव्यक्ति की है। इन विद्वानों के दुराग्रह को दूर करने के लिए भारतीय विद्वानों ने दूसरे विद्वानों ने कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा में समन्वय आवश्यक है, और ये समन्वय संस्कृत के अध्ययन के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के द्वारा नहीं हो सकता। जब सरकार अर्थोपार्जन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर रही है, तो संस्कृत को संरक्षण प्रदान करने की उत्तरदायित्व क्यों नहीं वहन कर सकती, यानी कि अवश्य कर सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है, द्रविड़ भाषाओं पर भी इनका प्रभाव है। आज भी भारत के विभिन्न भूभागों में पंडितों के मध्य ये संबंध भाव है, और इसलिए तो नहीं कहा जा सकता कि ये जीवित भाषा नहीं है। एक दृष्टि से संस्कृत साहित्य राष्ट्रीय है, किंतु इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। इसलिए जो व्यक्ति एक संस्कृति विशेष के अनुयायी नहीं थे, वे भी इस भाषा के प्रति आकर्षित होने लगे। पाठ्यक्रम में संस्कृत के स्थान का निरूपण करते हुए जो दूसरा दृष्टिकोण वाले लोग हैं, उन विद्वानों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो संस्कृत के शिक्षण की प्रासंगिकता को तो महत्व प्रदान करते हैं, किंतु आधुनिक विषयों के संदर्भ में उसे द्वितीय स्थान देते हैं, मतलब प्रथम स्थान नहीं देते हैं।
या फिर उदासीन भाव रखते हैं। वे संस्कृत के वैकल्पिक विषय के रूप में शिक्षण अध्ययन के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इसमें केवल जिन छात्रों की वास्तविक रुचि है वे ही इस भाषा का अध्ययन करेंगे, अन्यथा जिनकी रुचि नहीं है तो वे अध्ययन क्यों करें, ऐसा इनका कहना है। ये विद्वान भी भूल कर जाते हैं कि भारतीयों की जीवन भाषा संस्कृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत विश्व परिषद के पश्चाधिवेशन के अवसर पर भी जो संदेश प्रेषित किया जाता है, शारदा पीठ के शंकराचार्य ने भी अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। संस्कृत भाषा अंतरा का अपि भाषा न केवलम न समृद्धा भवति पितु जीवितुमेव न शक्नुयात् तथा संस्कृत भाषा बिना कोऽपि भारतीयो यथार्थ भारतीयो भवितुमर्हति। संस्कृत भाषा भारतीय नाम जीवन भाषा विद्यते। यदि कोई भाषा भारत जैसे विविध भाषाभाषी देश में राष्ट्रीय एकता कायम करना चाहती है तो उसे संस्कृत भाषा के प्रति तटस्थ भाव नहीं रखना चाहिए। संस्कृत को पाठ्यक्रम में गौण नहीं मुख्य स्थान मिलना चाहिए। तृतीय दृष्टिकोण के संबंध में पाठ्यक्रम में संस्कृत को स्थान के विषय में तृतीय दृष्टिकोण उन विद्वानों का है जो संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के समर्थक थे। संस्कृत केवल प्राचीन भाषा ही नहीं, आज भी इसका बड़ा प्रयोग होता है। संस्कृत पाठशालाओं में आज की शिक्षा का माध्यम संस्कृत ही है, जिसमें प्रमुख बनारस, पुरी, दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। गुरुकुल में आज भी संस्कृत अध्ययन विद्यमान है। राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर जो है विचार कर रही हैं। इस भाषा को जो है किसी भी प्रकार से उपेक्षित नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने संस्कृत भाषा की ओर ध्यान देते हुए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत आयोग की स्थापना की थी, जिसने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया था। आयोग ने उसमें स्पष्ट रूप से संस्कृत की महत्ता को देखते हुए इस भाषा को माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान देने की बात स्वीकार की थी। आयोग ने इस संदर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में भाषाओं के विषय में 4 प्रकार की योजनाओं पर विचार किया। प्रथम योजना मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी या हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए आधुनिक भाषा या कोई दक्षिण की भाषा, संस्कृत या क्षेत्रीय भाषा। प्रथम योजना के अंतर्गत, द्वितीय योजना के अंतर्गत मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भारतीय भाषा और संस्कृत। तृतीय योजना, ये योजना जो है द्वितीय योजना की भांति ही है, किंतु संस्कृत में परीक्षा में संस्कृत प्रश्न पत्र न हो और परीक्षा फल पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, किंतु विशेष योग्यता और छात्रवृत्ति के समय इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। चतुर्थ योजना, जो दूसरी योजना की प्रथम 3 भाषाएं संस्कृत की मातृभाषा के साथ आवश्यक रूप से यानी कि आवश्यक रूप से पढ़ाया जाए और पृथक रूप से उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होना चाहिए। चतुर्थ योजना, उपयुक्त जो दूसरी योजना की प्रथम 3 भाषाएं संस्कृत की मातृभाषा के साथ आवश्यक रूप से पढ़ाया जाए, संस्कृत के लिए जो मातृभाषा के साथ आवश्यक रूप से पढ़ाया जाए और पृथक रूप से उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर हरि मेहता ने अपने भाषण में कहा, मैं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य बनाने के विचार से सहमत हूँ। मुझे पूर्ण निश्चय है कि जब तक कोई व्यक्ति संस्कृत को अच्छी तरह से नहीं जानता वह अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी निपुण नहीं हो सकता। ये संस्कृत ही है जिसने युगों से भारत को सांस्कृतिक एकता में बांधे रखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।